मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हार्मोन्स पे बात करेंगे। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण मोटा मोटी 9-10 के आसपास जिससे क्वेश्चन बनता है और लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। हार्मोन्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके आसान करके आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स। देखिए, जो भी शरीर में कोई भी गतिविधियां हो, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में होता है एक उत्प्रेरक, समझ रहे ना। तो वो क्या करता है, अभिक्रिया में खुद तो भाग कभी नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। कई बार वो टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है ना। जैसे कुकर में दाल जल्दी पक जाती है तो वहाँ प्रेशर का काम बढ़ गया, उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। फिलहाल हार्मोन्स कुछ उसी टाइप का है। बॉडी के अंदर रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम हो सकता है, उसके लिए उत्तेजित करता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ है जो जीवों की गतिविधियों का समन्वय करता है ना। तो ये छोटी सी इसकी हो गई परिभाषा। अब हम महत्वपूर्ण और जो हमारे हार्मोन्स हैं उसमें से बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की। तो देखिए, थायराइड हार्मोन्स सबसे पहले बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करेगा, ठीक है। ऊर्जा स्तर क्या है, आंतरिक शरीर की जो तापमान है वो त्वचा और बाल आदि से संबंधित चीज़ों को विनियमन करता है। अगर सिर्फ तापमान की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, जो सिमिलर चीज़ें हों एक साथ उसको पढ़ लेना चाहिए। कई बार होता है शरीर का तापमापी किसे कहते हैं, ये पूछ लेता है। तो हमारी बॉडी के अंदर मस्तिष्क का ही भाग है और उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, है ना। पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो एक तो ग्लैंड यानी कि ग्रंथि के रूप में भी काम करता है और एज अ ब्रेन भी काम करता है। तो वहाँ पर शरीर के तापमान को समन्वय करने का हाइपोथैलेमस भी काम करता है ना। तो शरीर का हम तापमापी भी उसे कह देते हैं, समझ रहे ना। वो सामने आ गया तो मैंने कहा वो भी बता दें। अब इसमें देखिए, ये जो है सिक्रीशन करता है, तो ये थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करता है जिसे हम T4 कह लेते हैं, और दूसरा ट्राई डायोथाइनिन, ठीक है। दो हार्मोन्स को सिक्रीशन करता है, मतलब इसके अंतर्गत। तो थायरॉक्सिन हम जिसे कहते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, गोइटर या ज्वेटर रोग हो जाता है ना, जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं। आयोडीन की कमी हो जाती है कई बार उसकी वजह से। तो ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए, कभी भी हार्मोन्स हो, जूस हो या एंजाइम हो, इन सब का सिक्रीशन करने के लिए ग्रंथि ही जिम्मेदार होती है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो है 9 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 9 ग्रंथियों में 7 ग्रंथियाँ जो होती हैं उस पर कमांड रहता है पीयूष ग्रंथि का, जो मस्तिष्क का ही भाग है, छोटी सी ग्रंथि होती है, या मस्तिष्क हम कहें। पिट्यूटरी ग्लैंड्स छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, वो 7 पे कमांड करता है, तो हम उसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो 9वें नंबर पे आ जाएगा, हम नवा कह सकते हैं उसको, वो पीयूष पर भी कमांड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर भी कमांड करता है। तो इसलिए मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, और तापमान का समन्वय तो करता ही करता है वो। बाकी चीज़ों का भी वो जब हम ब्रेन को कभी पढ़ेंगे तब मैं वहाँ उस पर चर्चा करूँगा। तो वो सभी चीज़ों पे कमांड कहीं ना कहीं रहता है पीयूष का ही। अब हम बात करते हैं इंसुलिन। इससे मतलब लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही आना तय है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनता है। तो हम जानते हैं पेनक्रियाज जो है इसका सिक्रीशन करती है। जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लीवर यानी यकृत और पेनक्रियाज दोनों एक साथ लगी होती हैं, जिसमें छोटी आंत की जो डेडुनम वाला पार्ट है उसके तहत भोजन को कंप्लीट वहाँ पे पाचन कराती है। तो उसमें अग्नाशय का बड़ा रोल होता है ना, क्योंकि ये ग्रंथि है। और यही एकमात्र ग्रंथि है जो मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करती है। ग्रंथि में मिक्स ग्लैंड्स मतलब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स में एक तो हार्मोन्स हो गया, दूसरा हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा जूस, ठीक है, जिसे हम रस कह सकते हैं, और एक होता है एंजाइम। एंजाइम को हम बीकर भी कहेंगे, है ना। इन तीनों का ही सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से शरीर में उपापचय सभी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो ग्लैंड्स जूस और एंजाइम का ही सिक्रीशन करेंगे उसे हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं हम उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो इन तीनों का करता हो, समझ रहे ना, या इन हार्मोन्स के साथ किसी जूस या एंजाइम का या तीनों का, तो वो हो जाएगा मिक्स ग्लैंड्स, है ना। और अग्नाशय का यही काम है, समझ रहे ना। अग्नाशय को ये देखिए, एक तो पत्ते की आकार की होती है और इसे लैंगरहैंस ने इसके बारे में बताया हुआ था, तो इसलिए लैंगरहैंस की ध्रुविकाएं भी कहते हैं इसको,
समझ रहे हैं। लेकिन जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब इसमें लीवर को, अग्नाशय को ठीक से पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है और इसकी वजह से क्या बॉडी के अंदर जो शर्करा है, हम ग्लूकोज कह सकते हैं ना, चीनी, उसका जो है समन्वय होता है। तो उसमें जैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा, है ना। जब कभी भी इंसुलिन की कमी होती है तभी क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है, कई सारे नाम है इसके। तो इंसुलिन की जब कमी होगी इसका मतलब ब्लड के अंदर जो शर्करा है वो समन्वित नहीं हो पाएगी, ज़्यादा मात्रा में शर्करा ब्लड के अंदर रहेगी तो बाकी चीज़ें ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कभी भी कोई डॉक्टर के आप जाएंगे तो सबसे पहले शुगर चेक करेगा, देखें इसका शुगर क्या है, कितना है, शुगर के हिसाब से फिर इलाज, क्योंकि वो ब्लड के अंदर अगर शुगर हो तो आपकी इम्यून सिस्टम काम नहीं करती है। अब हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यानी कि प्रजनन हार्मोन्स, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो इसमें से पूछता है। तो एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं का हार्मोन्स है, ठीक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है और वसी कोशिका द्वारा या साथ में अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा इसको सिक्रीट आउट किया जाता है। एस्ट्रोजन यदि बढ़ जाए तो क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, महिलाओं के अंदर गर्भाशय का भी कैंसर हो जाता है। और फिर जब इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो महिलाएं अवसाद में चली जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, मनोदशा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और यदि एस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाए, अधिवृक्क ग्लैंड्स काम ना करे ठीक से, तो मुहासे होने लग जाते हैं, त्वचा पर कुछ घाव रहेगा, त्वचा हल्का होने लग जाएगा और बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा है अभी तक आपके एग्जाम में, यही पूछा है कि एस्ट्रोजन क्या है, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हो जाता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन, ये भी है लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। तो दोनों महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये महिलाओं का ही ये भी हार्मोन है, गर्भवती महिला के लिए। जब महिला गर्भवती होती है उस समय इसका सिक्रीट आउट होता है, तो मादा प्रजनन, हम कह सकते हैं मादा प्रजनन हार्मोन्स, ठीक है। ये स्पेशली पूछा है, ये 2 और ये 3 टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसको देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन खूब सुनते होंगे, बच्चे लोग जाते हैं जिम में तो कहते हैं भैया आपका जो है, आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या ज़्यादा है, तो खूब प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में आप सुने होंगे। तो टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के लिए जिम्मेदार होता है ना, पुरुष प्रजनन हार्मोन्स है। और ये अनबॉलिक स्टेरॉइड है जो मांसपेशियों के निर्माण में भी सहयोग देता है, इसीलिए जिम वाले लोग कहीं ना कहीं इसका एडवर्टाइजमेंट में इसका बड़ा नाम लेते हैं। पुरुष जनन ऊतकों का, जैसे पुरुष जनन ऊतक हैं टेस्टिस और प्रोटेस्टेस्ट, ये इन दोनों का कहीं ना कहीं ये विकास करता है टेस्टोस्टेरोन। बॉडी के अंदर हड्डियों का भी कहीं ना कहीं, हड्डियां हो गई, मांसपेशियां हो गई, इनके भी विकास में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। शरीर में बालों की वृद्धि भी ये देखता है और बाकी चीज़ें तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये पुरुष प्रजनन हार्मोन्स है। क्लियर। आगे देख लेते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। ये भी, ये तो हो गया, दोबारा रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको कैसे याद रखना है, पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर लूँ। देखिए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब कभी भी किसी बच्चे को दूध पिलाना हो तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क का ही काम होता है, पीयूष ग्रंथि इसमें काम करती है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा इसका श्रावण होता है और ये बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान के लिए इसका सिक्रीशन होता है, जिससे माँ जो है बच्चे को दूध पिला पाती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसमें नाम है लैक्टिन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और लैक्टिन से बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। कभी भी सिमिलर हो आपको एक साथ उसको याद कर लेना होता है। बैसिलस होता है, ठीक, लैक्टोबैसिलस। एक होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो सबसे पहले एसिड के बारे में बात कर लें। तो देखिए लैक्टिक एसिड, जब कभी भी मनुष्य थक जाता है तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है कि नहीं। उसके बाद दही जब जमती है, दूध से दही में कन्वर्ट होता है, तो जो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम कर रहा होता है, जिससे दही का
स्कंदन होता है, जमता है, और वो प्रजनन के तहत बाई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं या उसका उत्सर्जन होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, तो इसका स्राव करता है। समझ रहे हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है और वो दही में लैक्टिक एसिड छोड़ता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो दही खट्टी होती जाती है ना, और बॉडी में जब हम थक जाते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो यानी कि लैक्टिक एसिड जमा हो चुका है। सोते हैं, फिर धीरे धीरे वो सेरोटोनिन काम करता है, फिर से वो रिकवर होकर फिर से ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो अलग प्रोसेस है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे लैक्टिन और लैक्टो से कुछ नाम सिमिलर सा है, यानी कि सब दूध या दही से संबंधित बातें हैं, तो याद हो जाएगा बच्चे को दूध पिलाने से संबंधित। अब हम बात करेंगे सेरोटोनिन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहली बात है कि हम इसे नेचर्स फील गुड केमिकल कह लेंगे। सामान्यतः कई बार पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि नींद जागरण हार्मोन्स, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जगना है? तो सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रंथि है सबसे छोटी, 2 चीज़ें यहाँ पे पहले ध्यान रख लीजिए, फिर इसको हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि सब लोग जानते होंगे, ठीक है? आप फटाफट कमेंट करिएगा कि आप जानते थे या नहीं। फिर हम सबसे, अच्छा छोटी बड़ी तो लिखे नहीं है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे बड़ी, ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ग्लैंड्स सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा यकृत, ठीक है, यकृत, लीवर, कई सारे नाम से हम जानते हैं। और दूसरा हो जाता है, सबसे छोटी में अगर हम बात करें, उसे हम कहते हैं पिनियन, ठीक है, पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि का काम क्या है? सिर्फ ये ध्यान रखना कि भाई सोने या जागने की, जब कई बार पिनियल ग्रंथि काम नहीं कर रही होती है तो व्यक्ति सोने जागने का, या कई बार ज़्यादा लाइट में रहने से मस्तिष्क कंफ्यूज हो जाता है कि जगना कब है या सोना कब है, तो टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल है और वो क्या करती है? सेरोटोनिन सिक्रीशन करती है, जो हम जिसे नींद जागरण हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना, नींद का विनियमन करता है। और कहीं ना कहीं डाइजेशन में भी ये काम में आता ही है। जब सोएंगे तो ठीक ठाक चीज़ें चलेंगी, और जब सिक्रीशन इसका नहीं होगा तो सीधी सी बात है, अगर नींद नहीं आएगी तो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत बार, मतलब समझिए कि यूपीपी या बाकी ये थोड़ा सा अच्छे एग्जाम में पूछेगा, हालांकि एसएससी जीडी में भी ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 1-2 और देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कार्टिसोल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये भी हम वृक्क यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, और जब व्यक्ति कभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तब इसका श्रावण होता है और धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति गुस्सा में जब आता है, आवेश में आने के बाद लगातार वो गुस्से में नहीं रहता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो गुस्सा उसका शांत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कार्टिसोल जिम्मेदार है, ठीक है ना, जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा उसका सिक्रीशन किया जाता है। जब स्तर बढ़ जाएगा, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो अल्सर होगा, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत तेज़ी से रक्तचाप बढ़ जाएगा, टेंशन होने लग जाएगी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है। और यदि इसकी कमी हो जाए तब क्या हो जाता है? बहुत तेज़ी से, यानी कि क्रॉनिक थकान सिंड्रोम, यानी कि आपको बहुत तेज़ी से थकान महसूस होगी, और इसकी वजह से शराब पीने की आदत भी लग जाती है जब कॉर्टिसोल का सिक्रीशन नहीं हो पाता है तब, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। जितने भी हार्मोन्स हैं यहाँ से क्वेश्चन ये समझिए रखा रहेगा, 1 से 2 बार इसको आप देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक में सबसे ज़्यादा कई बार ये पूछा जाता है कि भाई बताइए वो कौन सी हार्मोन्स है जिससे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं ना, आपत्तिजनक समय में ये सिक्रीशन होता है। तो देखिए, ये भी अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से, सबसे ज़्यादा अधिवृक्क ग्रंथियों के माध्यम से ही सिक्रीशन होता है किसी भी हार्मोन्स का। लेकिन अधिवृक्क के साथ साथ मेडुला में भी, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हम न्यूरॉन कहते हैं, इससे भी सिक्रीशन होता है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर थोड़ा न्यूरॉन्स में भी आएंगे। अब ये क्या है? आपातकालीन हार्मोन्स इसे कहते हैं। इमरजेंसी में एक्टिव होगा, और जिस सिचुएशन में आप हों, या तो आप लड़ जाएंगे या तो आप बचाव करेंगे, तो तेजी से, इसीलिए हम क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स, ठीक है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन्स, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन्स। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं न्यूरॉन्स। देखिए, न्यूरॉन जो है ब्रेन यानी मस्तिष्क का
सेल्स है, कोशिका है। कोशिका हम जानते हैं क्या होता है, कोशिका जो है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है ना। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। चलिए उसमें छोड़ते हैं, रॉबर्ट ब्राउन हुक। हाँ, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कोशिका जीवों के अंदर न्यूरॉन्स ही होती है। इसीलिए आप देखेंगे मस्तिष्क का काम तेज होता है, फंक्शन ज़्यादा तेज होता है। कुछ इस टाइप का आप देखे होंगे, संरचना आप देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप का है ना। हालांकि इसी टाइप का हम देखेंगे फिर वायरस भी होता है, लेकिन ये न्यूरॉन्स कुछ इस टाइप का होता है। उसमें यहाँ पे भी ऐसे कोशिकाओं का कुछ बना होता है, तो इस टाइप का आप देख पाएंगे सेल्स होती है। अब एक और स्टैटिक में आ जाते हैं, पूछ लेगा कि सबसे बड़ा सेल्स या कोशिका कौन सी होती है। यहाँ जीवों की बात नहीं हो रही है, मानव की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, है ना। चौपती वाली किताब में आप पढ़े होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट देख लेते हैं। ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बचपन में तो बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद भी चीज़ें, हालांकि वृद्धि और विकास में दोनों में हम जानते हैं प्रोटीन काम में आता है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही वृद्धि हार्मोन्स का अपना जो भी उसका मिल्स हम कह सकते हैं वो होता है। तो ये भी क्या है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से श्रावण होता है, यानी कि मस्तिष्क का ही काम है। और 190 एमिनो एसिड जब मिलेगा तब जाकर के एक वृद्धि हार्मोन्स बनता है। ये प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का अंततः जो हम हमारे बॉडी के अंदर से पाचन होता है, तो जो एब्जॉर्ब होता है या स्टोर रखते हैं हम एमिनो एसिड के रूप में, है ना। इसकी चर्चा देखिए, हम बॉडी के अंदर 3 चीज़ें ही पचाते हैं, खाइए आप कुछ भी पचाएंगे 3 चीज़, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के उपरांत अगर हम बात कर लें तो प्रोटीन ले लीजिए, फिर वसा लेते हैं, प्रोटीन फिर वसा, यही तीनों हम पचाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है, सभी मीठी चीज़ें, यानी कि आप समझ लीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम पचाते हैं तो अंततः हम ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी के अंदर हमारे अंदर स्टोर रहता है ना। सारा भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में, ठीक है, डेडुनम वाले पार्ट में, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रख लिया जाएगा। और छोटी आंत के ही इलियम वाले पार्ट में सभी भोजन का अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, है ना। सेल्स बहुत छोटी होती हैं इसलिए हमें भोजन को पचाना पड़ता है और इस फॉर्म में रखना पड़ता है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड के अंदर के रूप में हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब रहता है, या उसको हम अब्जॉर्ब करते हैं या तो हम इकट्ठा रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो एमिनो एसिड, ठीक है। और वसा को ग्लिसरीन के रूप में, ठीक है, वसा को ग्लिसरीन के रूप में। इसके भी 2-3 फॉर्म के बाद ये आता है ना, ग्लिसरीन, बस समझ लीजिए समझने के लिए। तो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब रखते हैं, यानी कि हमें क्या है, प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करना चाहिए बचपन में, तो स्पेशली, है ना, बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए, तभी उसका मानसिक वृद्धि हो, मानसिक विकास हो या शारीरिक वृद्धि हो, दोनों के लिए जिम्मेदार होता है प्रोटीन, है ना। ये तीनों ऊर्जा है, तो ये देखिए दैनिक रूप में काम करता है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी दैनिक ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन क्या है, मानसिक विकास और वृद्धि में काम कर रहा था। जैसे मेमोरी से मैं कोई भी चीज़ ढूंढ के ला रहा हूँ या मैंने याद रखा हुआ है, तो प्रोटीन की वजह से, एमिनो एसिड्स की वजह से, है ना, क्योंकि इससे मानसिक विकास तेजी से होता है। फिर वसा, वसा भी देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा के रूप में रहती है। तो वसा क्या है, स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है ना। जब ये कार्बोहाइड्रेट का काम खत्म हो जाएगा, आप व्रत होंगे या कुछ इस टाइप का, तो वसा काम चलाएगा। और जब ज़्यादा जमा हो जाता है भाई, वो इकट्ठा होने लग जाता है ना, लोग लेके टहल रहे होते हैं, तो इसकी मात्रा, इससे क्या होता है देखिए, चोटों से बचाता है, ठंड से बचाएगा, है ना, और नेचुरल ग्लो लाता है। महिलाओं में इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें प्रजनन भी करना होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें इसमें कितना कैलोरी पाया जाता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो 4.3 पाए जाते हैं, लेकिन वसा जो है 9 से 9.5 किलो कैलोरी पाया जाता है 1 ग्राम में, यानी कि इनसे दोगुना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा में होती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पचाने में भी, है ना। पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसको पचाया जाता है अग्नाशय के माध्यम से ही। तो मुझे लगता है ये वीडियो इसको यहीं ख़त्म किया जाए।
आपको कभी भी हार्मोन से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहेंगे इस मामले में कि इससे भी बाहर जाए तो आप वो मत सोचिए। 1 से 2 बार इसको आप देख लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। चाहे आप यूपीपी का दीजिए, SSC-GD का दीजिए, SI का दीजिए, रेलवे का दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।